हमारे साथ आज मनस्विता हैं। इनके गलती से 4 नंबर बोर्ड में कट गए 496 ही आए हैं बस 4 नंबर कहाँ कटे वो इनसे पता लगाएंगे आज सबसे पहले तो। और दूसरी बात, मैंने सुना कि आज बड़े तगड़े सेलिब्रेशन चल रहे थे सुबह से। आप शायद आपकी डिस्ट्रिक्ट की टॉपर हैं, है ना? यस सर। डिस्ट्रिक्ट के टॉपर है। वैसे पता है इस बार शायद 498 हाईएस्ट है पूरे भारत में। तो आप ऑल इंडिया रैंक 3 हो गए एक तरीके से अगर देखा जाए तो। यस सर। है ना? तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो एक छोटा सा क्विक रिएक्शन मेरे को वॉक थ्रू कीजिए। जब आपने पहली बार अपने मार्क्स देखे, कौन कौन आसपास था, कैसा रिएक्शन था आपका और पेरेंट्स का? क्योंकि जनरली ये मतलब ऐसे लाइफ के मोमेंट्स होते हैं। जैसे जब मेरा रिजल्ट आया था जेई का, तो मुझे याद है मतलब 5-10 दिन तक इतनी खुशियां मनाई गई थी, दिवाली वाला माहौल हो गया था एकदम। आपका कैसा रहा? सर आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छे मार्क्स आएंगे मेरे, क्योंकि एग्जाम्स रियली वेंट वेल, बट इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 99% तक मार्क्स आ जाएंगे मेरे। एंड आई वॉज शॉक्ड स्पेशली ऑन सीइंग मैथ्स मार्क्स बिकॉज आई गॉट 100 इन मैथ्स। ओह, तो आपने उम्मीद नहीं करी थी कि मैथ्स में 100 आ जाएंगे? No sir, maths was really never my forte, and I was not good at maths. In fact, I got 65 marks in my pre-board out of 80. अरे वो कहानी भी मुझे पता है, उसमें मैं बाद में आता हूँ वो तो सबके लिए इंस्पिरेशन बनने वाली है, पूरे देश के लिए। मेरी आज ही बात हुई आपके बारे में डिटेल में, और पहले से भी पता रहता है सारे बच्चों का। नहीं तो जैसे कल रिजल्ट आया था, है ना? फिर आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जब रिजल्ट खोल के देख रहे थे, अब कौन कौन था तब? Sir, my mother was with me. एक्चुअली मेरी मम्मी कंप्यूटर टीचर है, तो मैं कंप्यूटर लैब में थी। एंड फिर सडनली रिजल्ट आया, तो फिर देन आई सॉ इट फर्स्ट टाइम विद माय मदर। तो फिर जब आपने पहली बार देखा और नंबर खोले, तो ऐसा तो नहीं हो गया कि यार ये मेरा ही रिजल्ट है, किसी और का तो नहीं खुल गया गलती से? सर बिल्कुल ऐसा ही लगा सर, क्योंकि इतने मार्क्स मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करे थे। और मम्मी का रिएक्शन कैसा था? मम्मी का रिएक्शन भी, शी वाज रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑन सीइंग सच मार्क्स। शॉक नहीं हुई हो कि मेरी बेटी के भाई इतने नंबर कैसे आ गए? हाँ जी सर, बिल्कुल शॉक थी, लेकिन शी वाज हैप्पी आल्सो एट द सेम टाइम। बिल्कुल। अरे इससे ज्यादा हैप्पीनेस तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। मतलब ये तो एकदम लाइफ टाइम मोमेंट हो जाता है। फिर आपने पापा को बताया फोन करके? हाँ जी, फिर तुरंत मैंने रिजल्ट देख के और फिर पापा को कॉल किया। फिर पापा वाज आल्सो लाइक कि इतने मार्क्स कैसे आ गए तेरे? पापा को भी शॉक लग गया। फिर स्कूल में सेलिब्रेशन हो गया आपके? हाँ जी, ऑल टीचर्स केम एंड हग्ड मी कि इतने मार्क्स, कांग्रेचुलेशंस। तो स्कूल का नाम एकदम आपने एकदम बुलंद ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। यस। आपके स्कूल से कभी आए इतने मार्क्स? हाँ जी सर, हमारे स्कूल में मतलब हर साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे स्कूल से ही आ रहा है अभी 3-4 साल से। अच्छा, अरे वाह। क्या नाम है आपके स्कूल का? रियली हार्ड वर्किंग और बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपके स्कूल का? सर ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोनीपत, हरियाणा। ओके, तो ये तो एपिक रहा। और आप कलेक्टर साहब से भी मिल लिए? नहीं सर, कलेक्टर साहब से भी मुलाकात नहीं हुई, पर न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आई है सर। न्यूज़पेपर में? अरे तो पूरे शहर में छा गए मतलब। अब सोनीपत नोज की मनस्विता कौन है। यस सर। ओके, तो चलो अपन आपकी बोर्ड की जर्नी पर आते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अब जो अगले साल एग्जाम देंगे उसके अगले साल देंगे। तो पहली बात तो ये कि आपके प्री बोर्ड्स उतने अच्छे नहीं हुए थे, राइट? जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। तब आपका कॉन्फिडेंस काफी ऐसे डाउन हो गया था, है ना? मेंटर्स बता रहे थे मेरे को। तो क्या रहा था आपके प्री बोर्ड में? कितने नंबर आए थे? सर प्री बोर्ड जो दिसंबर में हुआ था, तो इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस में आई वाज गुड। मतलब शुरू से ही अच्छे मार्क्स आए, बट मैथ साइंस में बहुत लैकिंग थी, क्योंकि मैथ साइंस में मैं कभी भी अच्छी नहीं रही, मतलब एवरेज रही हमेशा। तो मेरे 60s में मार्क्स पहुंच गए थे 80 में से। मतलब आई ऑलवेज 78, 79, 9 तक तो रहे, बट 10th को जाके बहुत लो चले गए थे। अच्छा। क्योंकि मुझे पढ़ने की स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी नहीं रही मेरी मैथ साइंस के शुरू में। क्योंकि मैं मैथ्स में तो ऐसा होता था कि मैं पेपर देख के घबरा जाती थी, और मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत हो जाती थी। आता सब कुछ था, पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती थी। तो दैट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। और साइंस में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं नोट्स बहुत लेंथी बना लेती थी, और एग्जाम के टाइम में मैं उसको इतना पढ़ नहीं पाती थी उन नोट्स को, तो आधा अधूरा रह जाते थे कंसेप्ट्स। ठीक है। और क्वेश्चंस ट्विस्टेड जो होते थे वो मुझे परेशान करते थे, स्पेशली एमसीक्यूज। तो मतलब प्री बोर्ड में आपके साइंस मैथ्स में किसी में भी 70 भी नहीं आए थे?
नहीं सर। और फिर साइंस और मैथ्स में 100 में से 100 आ गए, कि मैथ्स में सर 100 आए मैथ्स में और साइंस हाँ में साइंस में 99। 99। तो यस। ये भी 100 के बराबर ही है। बहुत सारे बच्चों के तो 2 सब्जेक्ट में मिलाकर इतने नंबर आते हैं। तो यार ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल। तो कैसे मतलब प्री बोर्ड से लेकर बोर्ड के बीच में क्या ऐसा हो गया, मतलब सब्जेक्ट वाइज पे भी अपन बात करेंगे, बट प्री बोर्ड से बोर्ड के बीच में क्या आपका माइंडसेट था, क्या आपने अपनी प्रिपरेशन में चेंजेस किए कि आपका साइंस और मैथ स्पेसिफिकली कि आपका इतना चेंज हो गया? सर मैंने स्पेशल टाइम मैथ्स और साइंस को डिवोट करना शुरू किया, क्योंकि शुरू से मेरी ये आदत रही थी कि जैसे हमारी क्लास में बच्चों की ये मेंटालिटी होती है कि हम मैथ साइंस करेंगे और वो इंग्लिश हिंदी सोशल साइंस लैंग्वेजेस वगैरह को इग्नोर कर देते थे। तो मैंने भी इस बार यही मेंटालिटी करी कि अभी मेरी मैथ्स और साइंस में लैकिंग है, तो मैं और सब्जेक्ट्स को भी साइड में रखती हूँ, 1 महीना मैथ्स और साइंस पे लगाती हूँ। ठीक है। तो मैथ्स पे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन कैलकुलेशन, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन की दिक्कत थी। आई स्टार्टेड सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स। तो उससे मेरे को ये हुआ कि एग्जाम में देख के डर ना लगे, जैसे मेरा होता था मैथ्स में। और कुछ मुझे चैप्टर्स जो मेरे वीक थे उन पे काम किया मैंने। फिर एनसीईआरटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, मैथ्स में एनसीईआरटी करी। साथ ही साथ में ई सरल की भी, जैसे मुझे कुछ लगता था कि थोड़ा सा कंसेप्ट लैकिंग है, तो मैं एनिमेटेड वीडियोस वगैरह देख के और असाइनमेंट्स भी सॉल्व करती थी, वर्कशीट्स वगैरह। अच्छा, तो मतलब आपने एक्स्ट्रा टाइम डिवोट किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी ज्यादा कर ली मैथ्स में। तो हाँ, सैंपल पेपर्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, ई सरल के क्वेश्चंस हो गए, और जो भी आपको उन क्वेश्चंस के थ्रू कमियां पता चली उन सबको आपने लेक्चर्स देखकर या एनसीईआरटी पढ़कर उसको कवर कर लिया। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस आप दोनों तरह की करते थे, एमसीक्यू भी और जो अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो भी? सर मैथ्स में तो मैं कंसेप्ट पे ध्यान देती थी, उसमें मतलब एमसीक्यूज नहीं करती थी मैथ्स में। अच्छा, एमसीक्यूज उतने नहीं करते थे। और साइंस में क्या किया आपने? साइंस में सर मैंने क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करे, मतलब एनसीईआरटी पढ़ती थी, एनसीईआरटी को बेस माना मैंने एक्स्ट्रा बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया साइंस में। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी थॉरली पढ़ के उसके बाद सहयोगिता मैम मेरी साइंस की टीचर थी। तो वो हमेशा उनका यही स्ट्रेस रहता था कि एनसीईआरटी को अपना स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि बोर्ड पूरा एनसीईआरटी से ही बनता है, बोर्ड एग्जाम। तो एनसीईआरटी पढ़ के फिर मैंने different variety of questions like assertion reasoning, MCQs, then 1 marker, 2 marker, everything I practiced comprehensive. अच्छा, तो ठीक है। और फिर कॉन्सेप्ट्स एक बार स्ट्रांग हो गए तो फिर आपने, जैसे आप बता रहे हो, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली। तो फिर बोर्ड का जब पेपर था, साइंस का पेपर जब जैसे फिर आप देने गए, तो उस टाइम पर क्या माइंडसेट था? डर लग रहा था ये मेरा कमजोर है, कि कॉन्फिडेंस आ गया था? सर डर तो लग रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि प्री बोर्ड में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था, बट साथ ही साथ एक मेरे अंदर डिटर्मिनेशन थी कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ बिकॉज आई हैव वर्कड रियली हार्ड इन दिस 3 months। तो इसलिए फिर मतलब मिक्स्ड फीलिंग थी, बट आई न्यू कि अंदर से मुझे पता था कि मैं इस बार अच्छा करूंगी साइंस में, क्योंकि आई हैव वर्कड हार्ड। मतलब थोड़ी सी नर्वसनेस थी पर कॉन्फिडेंस भी था। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जनरली क्या होता है कि बच्चों का अगर एग्जाम बिगड़ जाता है ना, स्पेसिफिकली प्री बोर्ड्स, तो वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन कर लेते हैं, जिस चक्कर में बोर्ड में भी आते हुए उनको वो नंबर कट जाते हैं। जबकि ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम तो कि जो स्कूल वाले होते हैं वो बच्चों को थोड़ा सा धक्का देने के लिए और एक पुश करने के लिए प्री बोर्ड में नंबर ज्यादा काटते हैं कि बच्चे, हाँ, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। बोर्ड में तो कंपैरेटिवली इजियर हो जाती है प्री बोर्ड के मुकाबले। तो ये सबके लिए बहुत जरूरी है कि प्री बोर्ड से लेसन्स लेकर मेहनत डबल करनी है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना या मेहनत कम नहीं करनी, है ना? तो चलो अब अपन ईयर लॉन्ग पे आते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने समर ब्रेक्स में पढ़ाई करी थी कि नहीं करी थी? सर समर ब्रेक में मैंने बहुत पढ़ाई करी थी ना, जैसे यस सर, समर ब्रेक में मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, क्योंकि आई न्यू कि बोर्ड क्लास है और फिर इतना टाइम मिलने वाला है नहीं स्कूल डेज में, क्योंकि मेरी ये मेंटालिटी है कि मैं स्कूल नहीं मिस करना चाहती एक दिन भी। तो मैंने छुट्टियां ज्यादा नहीं ली, स्कूल आई यूज्ड टू अटेंड रेगुलरली। तो आई सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि ये समर ब्रेक है तो मेरे पास टाइम है, तो आई शुड पॉलिश माई कंसेप्ट्स। तो मैंने जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में, मतलब मैंने 1 महीना पूरा ट्रिग्नोमेट्री को दिया, क्योंकि ऐसा लगता था, मतलब हमें शुरू से ये डर भर दिया गया था दिमाग में कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल होती है। तो जो
मुश्किल चीजें थी उसको वक्त दिया मैंने समर ब्रेक में। और फिर सर मतलब एग्जाम के एक दिन पहले तक आई डिड नॉट इवन टच ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि एक अच्छा। महीना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री किया था, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री तो मेरा कंफर्ट चैप्टर बन गया था। और ओके। जबकि सबको सबसे ज्यादा मुश्किल वो लगता था ट्रिग्नोमेट्री, बट आई हैड वर्कड ऑन इट, सो इसलिए तो समर ब्रेक में मेरी ये एडवाइस है कि जो मुश्किल कंसेप्ट्स लगते हैं वो करें मैंने। जिसे डर लगता है वो समर ब्रेक में खत्म कर लो। यस अच्छा। सर। आप पूरे साल भर अगर मैं पूछूं तो स्कूल तो आपका 6-7 घंटे का होता होगा। आप जब घर पर Yes. आते थे तो पर डे कितनी पढ़ाई करते थे प्री बोर्ड के पहले? सर प्री बोर्ड के पहले आई विल बी ऑनेस्ट, मैं 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ती थी। हाँ, इतना बहुत होता है। मतलब मैं भी यही बताना चाह रहा था। हाँ। बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जो 95 प्लस लाते हैं ना वो 8-8 घंटे 7-7 घंटे पढ़ते हैं स्कूल से आने के बाद। और मैं हमेशा मतलब हम जनरली यही बोलते हैं कि बेटा 3 घंटे रेगुलरली साल भर अगर पढ़ लिया बिना ज्यादा ब्रेक दिए बीच में तो हो जाएगा। और प्री बोर्ड के बाद? सर प्री बोर्ड के बाद मार्क्स ऑब्वियसली कम आए थे तो ज्यादा पढ़ने लग गई। उसके बाद तो मैं प्री बोर्ड के बाद तो 8 से 10 घंटे रोज पढ़ी हूँ सर, जब ब्रेक भी शुरू हो गए थे। अच्छा, ब्रेक शुरू हो गए। ओके, तो आपने सेल्फ स्टडी करी है 8-10 घंटे की। ये तो वो जेई और नीट वाला लेवल हो गया। जेई नीट के बच्चे रोज इतना पढ़ते हैं। लास्ट के Okay. 3 महीने में तो हो गया सर। अच्छा, ठीक है। अब अपन इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर आते हैं। तो जैसे आपने मैथ्स मेजरली एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक किया, साइंस मेजरली एनसीईआरटी किया, है ना? Yes. अच्छा, एसएसटी में आपके 100 में से 100 आए? एसएसटी में 98 आया सर। 98 आए। तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी? आप अलग अलग पार्ट ऑफ एसएसटी को कैसे मैनेज किया, कैसे पढ़ा आपने? सर एसएसटी हैड ऑलवेज बीन माय स्ट्रेंथ, मतलब एसएसटी बहुत अच्छी लगती थी मुझे। अभी मैंने 11th में भी जैसे ह्यूमैनिटीज ही ली। यस सर, एसएसटी मुझे बचपन से बहुत पसंद थी। और मैं एसएसटी में मैं हमेशा क्लास में ये होता था ऐसे कि बच्चे क्या करते थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लिख लेते थे और वो लर्न करते थे कि इससे बाहर कुछ नहीं आना एग्जाम में। बट मैं ये सोचती थी कि एक एक वर्ड जो एनसीईआरटी का है वो इम्पोर्टेंट है एसएसटी में, क्योंकि बहुत डेटा होता है। पहली बात तो कंसेप्ट्स होते हैं, हिस्ट्री में डेट्स होती है, बहुत कुछ ज्योग्राफी में मैप वर्क, सारी रेफरेंसिंग, तो ये चीजें क्लियर रखी अपनी। और इसमें नोट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है एसएसटी में। मैं बहुत लेंथी नोट्स बनाती थी और एग्जाम के टाइम में मैंने बुक को हाथ भी नहीं लगाया, ओनली नोट्स। अच्छा। लेकिन नोट्स स्ट्रिक्टली अडियर टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से नोट्स बनाए, सेल्फ मेड नोट्स, उससे पढ़ाई करी। नहीं तो जैसे अब बच्चे हिस्ट्री से बहुत डरते हैं कि बहुत याद करने का होता है, डेट्स होती हैं और राजा के नाम होते हैं और लोगों के नाम होते हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया उसको? मतलब अगर मैं आपसे मैं नया 10वीं क्लास में आया हुआ बच्चा हूं और मैं आपसे पूछूं कि दीदी अपन हिस्ट्री कैसे पढ़ें, तो आप क्या बताना चाहोगे? सर मैं ये कहूंगी कि ईयर्स पे और डेट्स पे ज्यादा ध्यान देने से पहले एक स्टोरी की तरह पढ़ो पहले उसको, और उसको मतलब नॉट ओनली रीड इट, लिव इट। तो उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ो, फिर उसके बाद धीरे धीरे ईयर्स अपने आप याद होने लग जाते हैं। और ईयर्स 10th क्लास में अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ी सी वो पता होनी चाहिए कि ये इवेंट पहले हुआ फिर ये बाद में हुआ। ईयर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, और बस ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है, पर ना भी रहे तो कुछ इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो याद रखने होते हैं। नहीं तो ये नहीं है कि एक एक डेट याद रखनी है। और फिर उसके बाद आपने तो आपने कहीं पर डेट्स अलग से लिख रखी थी, अलग कोई शीट बनाई थी डेट्स की, कि वो जो आपके नोट्स थे उसी में चल रहा था सब? नहीं सर, नोट्स में सब कुछ चल रहा था। मैंने डेट्स को कभी इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं हिस्ट्री में, क्योंकि मेरी टीचर सिंपली ये कहती थी कि बस स्टोरी याद रखो, डेट्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में? सर ज्योग्राफी में मेरा ये था कि मैं एक तो डेटा बहुत था, तो काफी रिविजन करे मेरे को, तब जाके वो डेटा याद हुआ। तो रिवीजन इज मस्ट इन ज्योग्राफी। साथ ही साथ मैं एक एक चीज क्रैम नहीं करती थी, मैं मैप की रेफरेंसिंग के हिसाब से उसको करती थी। तो मैप वर्क में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ वो मैप की रेफरेंसिंग रखो साथ में ज्योग्राफी के, तो हो जाएगा वो। मतलब मल्टीपल टाइम्स हम रीड करते चलेंगे तो धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जाएंगे उसके साथ, और फिर वो हमको ऐसा नहीं लगेगा कि एक साथ रटना है। यस सर। और एक चीज और है कि सोशल साइंस में मैं नोट सारे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाती थी। अच्छा, आपने इसमें सिविक्स भी होती है ना? यस सर। मुझे तो मेरे टाइम पर याद है बहुत जान खाती थी सिविक्स, वो सब उड़ जाता था दिमाग से। उसको कैसे मैनेज किया?
सर सिविक्स में बेसिकली बस सिस्टम पता होना चाहिए, हाँ फंडामेंटल्स हाँ कि क्या कैसे चलता है कंट्री में, एंड यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ओके। सिविक्स में बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए तो होती। आप बोर्ड में भी बुकिश नहीं लिख कर आए, आप ऐसा बोल रहे हो? वो तो सर मैंने नोट्स बार बार रीड करे थे, तो वो वर्ड्स इम्प्रिंट हो जाते हैं मेमोरी में, हाँ 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 कीवर्ड्स। हाँ हाँ बस हाँ। कीवर्ड याद रखो, नहीं तो पूरे सेंटेंसेस बुक के एज इट इज लिखना जरूरी नहीं। उसके बिना भी आपका काम चल गया ना, आ ही गए ना इतने नंबर तो। यस सर। ओके। चलो अब लास्ट चीज होती लैंग्वेज, यस सर। वो आपने कैसे किया? सर मैं इंग्लिश में तो मेरा फंडा ये रहता था, चैप्टर रीड किया, और फिर मैं लिटरेचर कंपेनियन होता है एक, बीबीसी के नाम से आता है, तो लिटरेचर कंपेनियन से मैं रीड करती थी। अच्छा। और वो लिटरेचर कंपेनियन से रीड करके जो मुझे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस की, ये मैं वैल्यू पॉइंट्स जिसे कहते हैं, तो कि ये मैं आंसर में लिखूंगी तो आंसर विल लुक नाइस। तो कीवर्ड्स बेसिकली मैं लर्न करती थी हर चैप्टर के। हर चैप्टर की बस स्टोरी बतानी चाहिए, एंड यू नीड टू नो सम फ्रेजेस व्हिच यू हैव टू यूज इन बिटवीन द आंसर्स। बस इंग्लिश में तो यही है तो ये सर। तो सिविक्स के बहुत सिमिलर स्ट्रैटेजी हो गई ना, क्योंकि हमने Yes, सिविक्स sir. में भी यही किया था कि कीवर्ड्स याद कर लिए, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस याद कर लिए, और फिर यू नीड टू Yes. राइट इट डाउन एक अच्छे ऑर्डर में, जो इस ऑर्डर में किताब में Yes. लिखा हुआ है। तो सिमिलर ही हो गया है पॉइंट्स तो में काफी पॉइंट्स में। Yes. अच्छा तो थ्योरी आप सब्जेक्ट में तो यही रहता है। तो आप लंबे लंबे आंसर नहीं लिखते थे, उसको ब्रेक डाउन करके लिखते थे छोटे छोटे पैराग्राफ या पॉइंट्स में? यस सर। ओके। सर जाते लंबे थे आंसर्स, बट मैं पैराग्राफ की जगह पॉइंट पे लिखना प्रेफर करती थी, जिससे कि अच्छा। एग्जामिनर अगर चेक करे तो वो बस ये देख ले कि ये पॉइंट्स मेंशन्ड है, और उसको ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन याद है, क्योंकि बोर्ड का पेपर तो साथ में आता है, यस सर। तो उस बोर्ड के पेपर के किसी क्वेश्चन के है ना हमको आंसर लिखकर भेज देना। जैसे एक आंसर हिस्ट्री का, एक सिविक्स का, और एक कोई सी लैंग्वेज का, एक साइंस का और एक मैथ्स का, ताकि क्या है, अपन उसको एकदम दिखाई देंगे कि बेटा देख ऐसे आंसर लिखने होते हैं। क्योंकि फिर क्या है, ओके सर। मतलब ये बहुत सारे मिथ हैं कि टू प्रूव और गिवन और इस सब में बच्चे अपने सर फोड़ते रहते हैं, और जो मेन चीज है वो कहीं और ही रह जाती है ना? यस सर। तो इस पूरी जर्नी में सबसे टफ फेज क्या था आपकी, पूरे एक साल 10th बोर्ड की जर्नी का? सर सबसे टफ फेज मेरे लिए ये था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं कॉन्जिक्यूटिव टॉपर्स रही हूँ, और मेरे जब मार्क्स कम आने लगे तो ऐसा था कि मार्क्स की तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे जो टीचर्स को और मेरे फ्रेंड्स को एक्सपेक्टेशंस है, क्या मैं उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट अप कर पाऊंगी। और मेरे को खुद भी मतलब कितने सालों से ये सपना था कि मैं बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाऊं, कि ऑनेस्टली सबका होता है। 6th क्लास से आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे व्हेन आई विल गिव माय बोर्ड एग्जाम्स। तो मेरे लिए ये था कि जो मैंने अब तक सोचा है अपनी लाइफ के बारे में कि मैं बोर्ड में इतने मार्क्स लाऊंगी, तो क्या आई विल बी डू इट, क्या आई विल बी डूइंग इट। तो यार आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि भाई मेरे 99.2 आ गए? फिर दोस्त मतलब वो भी ओवरवेल्म थे, और दे कांग्रेचुलेटेड मी, एंड सम वर रियली शॉक्ड। और अगर कोई ऐसे स्कूल में दुश्मन बन जाते हैं, उनको ही बताया क्या कि देख देख? सर काफी बच्चे मतलब दे वर क्यूरियस कि 99 कैसे आ गई, कि 98 तक तो आ सकते, 99 कैसे आ गई। दे वर रिपीटेडली आस्किंग माय मार्क्स कि सब्जेक्ट वाइज मुझे मार्क्स बताओ क्या है, तू झूठ तो नहीं बोल रही कहीं पर? हाँ, मुझे पहले चेक करवा, मैं खुद जोड़ूंगा। दे वर वेरी क्यूरियस टू नो कि कैसे आए। तो इस पूरे 1.5 दिन में बेस्ट चीज क्या सुनने को मिली आपको? अगर कुछ ऐसी चीज हो यार, इसको सुनकर एकदम ऐसा लगे अरे वाह ये मस्त था, कुछ ऐसा है? सर टीचर के कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि मेरे जो मैथ्स के सर है विद सर, ही इज मोर देन 70 years old, and when he saw that I got 100 marks in maths, he was dancing with joy and he patted my back. So that was a wholesome moment for me. And when I hugged my father for the first time after declaring the results, he was also very happy. पापा ने तो पता नहीं कितने कितने दूर के रिश्तेदारों को फोन कर करके बताया होगा कि मेरी बेटी का ऐसा है, मेरी बेटी का ऐसा है। ये पापा लोग ऐसे ही होते हैं ना, मतलब खुद कुछ भी कर लेंगे, कितना भी बड़ा खुद का अचीवमेंट हो जाएगा तो किसी से कुछ नहीं बोलते, चुपचाप घर पे आते हैं, और अगर आप पूछो नहीं तो पता भी नहीं चलता। पर ओ भाई, और उसमें भी स्पेशली पता है बेटियां, अगर बेटियां कुछ कर दे तो पापा लोग ऐसे हो जाते हैं, मतलब सारे वर्ल्ड कप उन्होंने ही जीत लिए हो। मम्मी से भी ज्यादा पापा खुश होंगे, है ना? बिल्कुल सर। और मेरी मम्मी जिस स्कूल में टीचर है, मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ उसी स्कूल में टीचर है,
तो her colleagues which were my teachers were also congratulating her तो because अब है she ना was सारे बच्चे आपकी मम्मी से ही पूछने आएंगे कि मैम हाँ बताओ जी ना सर मनस्विता कैसे पढ़ती थी, बताओ ना उसने कैसे किया। मम्मी का यस लोड बढ़ने वाला है, अब कंप्यूटर के साथ साथ स्ट्रैटेजी भी बतानी पड़ेगी। यस अच्छा, एक लास्ट चीज, प्रैक्टिकल नाम की भी एक दुविधा होती है जीवन में, है ना? यस और सर उसमें तो आजकल काफी नंबर होने लग गए, 30 नंबर साइंस में, सब में 30-30 होने लग गए अब तो, है ना? तो वो यस आपने सर कैसे किया? उसके लिए कोई अलग से तैयारी करी? मैंने चाहे एक दिन पहले प्रिपरेशन करी बट आई टुक प्रैक्टिकल सीरियसली कि ये भी मार्क्स है तो एक दिन पहले करी चाहे तैयारी तो बट आई आपके गेव माय साइंस में बेस्ट इन कौन सा प्रैक्टिकल आया था, याद है अभी आपको? साइंस में सर फिजिक्स का मैंने लिखा था हाँ। फिजिक्स में वो कनकेव मिरर फोकल लेंथ ऐसा कुछ था सर अरे वाह, ये तो मेरे को बहुत प्यारा लगता था, इजी भी होता है थोड़ा सा रिलेटिवली, है ना? यस अच्छा, ओके। और फिर उसके डायग्राम वगैरह बना दिए होंगे आपने अच्छे से? बहुत अच्छा हुआ था सर मेरा तो प्रैक्टिकल में नंबर कटे किसी में? वैसे तो 4 ही नंबर कटे हैं, प्रैक्टिकल में तो कहीं कटे होंगे, नहीं कटे सर सब में फुल ऑन नहीं फुल है। क्या बात यस है। तो आगे आप ह्यूमैनिटीज लेने वाले हो यस और फिर यूपीएससी करने वाले हो, यस तो आपको तो आप कौन सा कॉलेज चूज करने वाले हो? क्योंकि आपको तो सारे मिल जाएंगे जो आपकी मर्जी। यस क्या सर सोचा सर है? मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सीयूईटी में अच्छा स्कोर ला पाऊँ हाँ। और अगर आई कैन मीट अप माय एक्सपेक्टेशंस देन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहूंगी। मिरांडा हाउस इज माय ड्रीम कॉलेज। मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ के। ओके सर हाँ, स्कूल के ही हैं हमारी, दो तीन मेरी फ्रेंड्स उस टाइम पर थी, मतलब वो उनका हो गया था मिरांडा में। ओके सर और वहां से तो बहुत सारे ऐसे यूपीएससी के टॉपर्स निकलते हैं हर साल। यस सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस बार शायद टॉप 10 में 6 हैं और बाकी 4 इंजीनियर हैं। तो हाँ, 3 आईआईटी से हैं, 1 एनआईटी से और बाकी 6 दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं शायद, मेरे को पक्का पूरा डेटा नहीं पता बट हाँ मैंने कहीं सुना था ये। अब एक लास्ट चीज, ई सरल से कैसे आपकी हेल्प हुई? सर ई सरल से क्योंकि मेरा बहुत डाउन फेज आ गया था बीच में प्री तो बोर्ड के और बाद? कोचिंग यस सर और कोचिंग मेरे को कहीं लगानी नहीं थी क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव्ड इन सेल्फ स्टडी। तो ई सरल में आई सॉल्व असाइनमेंट्स और वीडियोस देखती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमेटेड वीडियोस, और मैंने लाइव क्लासेस भी कुछ अटेंड करी थी और जो उसमें जो वीकली हम टेस्ट सॉल्व करते थे तो वो भी मैंने ज्वाइन किया था। तो उसमें जैसे वो 3 आवर्स की सिटिंग में वो करवाते थे तो इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी एट टाइम्स। तो कॉन्फिडेंस वापस आ गया इफेक्टिवली, अगर मैं देखूं तो ई सरल से आपको कॉन्फिडेंस रीगेन करने में हेल्प हुई आपको? यस सर, इनिशियल डेज में तो 7 से 8 घंटे में बिताती थी ई सरल की ऐप पे। असाइनमेंट, वर्कशीट्स, पीवाईक्यू सॉल्व करती रहती थी। तो ई सरल में ऐसे ही होता है, पता है, जो भी ऐसे डाउन फील करता है ना बच्चा, वो आ जाते हैं और फिर इतनी मेहनत करते हैं। ई सरल के टीचर्स और मेंटर्स हमेशा ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं कि फिर बच्चे धीरे धीरे वापस अपनी पेस पर आ जाते हैं। तो आपको, आपके सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई, ठीक है? थैंक यू सर। मेरी तरफ से मम्मी को, पापा को, सबको बोलना। आपका छोटा भाई बहन है क्या कोई, या बड़ा? मेरा छोटा भाई है सर, 6th क्लास, 6th स्टैंडर्ड। अब उस पे कितना प्रेशर पड़ेगा, तेरी दीदी तो नेशनल टॉपर है। मेरे को पता है, मेरे भाई की भी AR-41 आई थी। तो उसकी जिंदगी मुश्किल होने वाली है। खैर चलो, पर अच्छा, गुड प्रेशर टू हैव। चलो, तो खूब एंजॉय करो इस सक्सेस को, है ना? और ऐसे ही खूब मेहनत करके आगे बढ़ो, है ना बेटा? चलो, थैंक यू सो मच सर।